और चलिए बात करेंगे सबसे पहले अंता की चुनावी जंग की, क्योंकि 8 बजे का वक्त है जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली, यानी कि अब से कुछ देर बाद जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद तस्वीर धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएगी कि अंता की इस सीट पर किसने बाजी मारी है। एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर जीत अपनी बरकरार रखी है या फिर कांग्रेस इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, या इस बार जो मुकाबला है, क्योंकि लगातार बताया जा रहा था कि त्रिकोणीय होने जा रहा है, तो क्या नरेश मीणा जो है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो चुनाव लड़ रहे थे वो समीकरण बदलेंगे। लेकिन उससे पहले बताते चले कि काउंटिंग को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। मतगणना केंद्रों पर 14 टेबल पर 15 राउंड में वोटों की गिनती होगी। 15 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने जा रहा है और क्योंकि यहाँ पर 80.21% वोट कास्ट हुआ था और कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी, मतगणना स्थल पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। और जैसे कि आपको बता रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है त्रिकोणीय होने जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने जीत के दावे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रही है, बीजेपी अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रही है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, वो कह रहे हैं कि इस बार बदलेंगे चुनाव के नतीजे और इस बार नरेश मीणा जीतने जा रहे हैं, ये उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया। तो करीब 1 घंटे का वक्त और उसके बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, यानी कि करीब 11 से 12 बजे के भीतर तस्वीर आपको पूरी तरह से साफ नजर आएगी कि यहाँ इस बार कमल खिला है या पंजे ने बाजी मारी है या निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा जो है इस बार चुनावी तस्वीर बदलते हुए नजर आएंगे। और आइए चलते अपने सहयोगी के पास। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश परेता की मौजूदगी है। और ब्रजेश, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि किस मतगणना केंद्र के बाहर आपकी मौजूदगी है, यहाँ क्या तैयारी की गई है। जी बिल्कुल, संता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बाराबंकी राजकीय महाविद्यालय में मतगणना होनी और ये मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हालांकि पोलिंग एजेंटों का अंदर प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया है और ये जो मतगणना होगी वो 8 बजे से शुरू होगी और जहां पर 14 टेबलें लगाई जाएंगी, जहां पर पूरे 20 राउंड किए जाएंगे। हालांकि 268 मतदान केंद्र थे, लेकिन 271 ईवीएम के माध्यम से मतगणना की जाएगी और इसके धीरे 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 जैसे कि 7 बजे का समय हो चुका है और 8 बजे के लगभग ये मतगणना शुरू की जाएगी। हालांकि पहले जो बैलेट पेपर है उनकी मतगणना की जाएगी, उसके बाद मतपेटियों को खोला जाएगा और यहाँ पर जो ये कॉलेज है बारह का राजकीय महाविद्यालय है, इसमें मतगणना शुरू होगी। वही सुरक्षा के इंतजाम की बात की जाए तो पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ से पूरे शहर की भी नाकेबंदी करके और कई गली और चौराहों को सीज किया गया है। हालांकि कॉलेज किराए से अन्य लोगों को कॉलेज तक आने के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है और ये मतगणना 8 बजे शुरू होगी, जहां पर अंतर विधानसभा के 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद है वो 11 बजे से तक पता चल जाएगा। जी बिल्कुल 8 बजे का वक्त रहने वाला है ब्रजेश, और तैयारियां जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और करीब 1 घंटे का वक्त और है जब जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ शुरू होती हुई नजर आएगी। सबके अलावा 11 से 12 बजे के भीतर अंता की सीट पर किसने बाजी मारी है, ये तस्वीर किस तरीके से ब्रजेश जनता के सामने होगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बार फिर से हम बात करें, क्योंकि जब 11 नवंबर की तारीख रही, यहाँ पर वोट डाला गया और आज हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। मैं चाहूँगी एक बार दर्शकों को बताएं कि शुरुआत से लेकर अब तक का सियासी समीकरण यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि लगातार आपने इस सीट पर मौजूद लोगों से, यहाँ पर जो लोग रहे हैं स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करी है, उनके मुद्दे जाने, उनसे मुद्दे समझे हैं कि किस तरह का राजनीतिक सियासी समीकरण यहाँ पर बना है, क्या यहाँ का जातिगत समीकरण है जो इस बार इंटरेस्टिंग इस चुनाव को बना रहा है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि अंता विधानसभा में कुल 2,28,000 के लगभग मतदाता है और जिनमें से मतदाता और महिला और पुरुष मतदाता है, जिनमें से उन्होंने लगभग 80% मतदान किया है। मतदान के अलावा देखा जाए तो इस पूरे चुनाव के अंदर फॉर्म आए थे प्रत्याशियों के, उसके बाद 21 प्रत्याशियों ने ये फॉर्म दाखिल किए थे, लेकिन 21 प्रत्याशी शेष रहे थे और इसमें से एक का नामांकन खारिज हो गया था और दूसरी ओर देखा जाए तो 5 ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। यानी कि चुनावी मैदान में कुल मिलाकर 15 प्रत्याशी बचे हुए थे और 15 प्रत्याशियों ने अपने भाग्य को आजमाया, जिसमें से देखा जाए तो ये मुकाबला 23 प्रत्याशियों के बीच में विशेष रूप से देखा जा रहा है, जिसमें से एक प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल तुंगन है, कांग्रेस से है प्रमोद जैन भाई और निर्दलीय नरेश मीणा है। नरेश मीणा के ताल ठोकने से ये मुकाबला त्रिकोणीय होता चला गया। हालांकि
पहले देखा जा रहा था कि दोनों प्रत्याशी आमने सामने रहेंगे भाजपा और कांग्रेस से, लेकिन नरेश मीणा के ताल ठोकने से अब ये त्रिकोणीय नजर आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो जातीय समीकरण के आधार पर नरेश मीणा ने ताल ठोकी थी, और नरेश मीणा जो मीणा समाज से आते हैं, यहाँ पर लगभग 30,000 के लगभग मत आता है। वो दूसरी ओर समाज लगभग 30 से 35,000 और इसी के आधार पर ये स्थानीय मुद्दा भी सामने आते, स्थानीय प्रतिनिधि का भाजपा की ओर से स्थानीय व्यक्ति को यहाँ से मैदान में उतारा था। इसके साथ ही दूसरी ओर देखा जाए तो जो प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व में भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, और इन्हीं के साथ ये मुकाबला सामने आया। दूसरी ओर देखा जाए तो ये चुनाव एक तरह से त्रिकोणीय होता चलाएगा, और इसी के चलते हुए जो ये प्रत्याशी रहे तीनों मुख्य रूप से, तो जहां एक और भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की तरफ से कई सारे बड़े आला नेताओं ने इस चुनाव में लेकर जनसंपर्क किया, जिसमें देखा जाए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद भजन लाल शर्मा सहित डिप्टी सीएम और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद सहित अन्य कई मंत्री, यानी लगभग आधा दर्जन मंत्री और एक दर्जन विधायकों सहित राजस्थान के कई जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर चुनावी प्रचार किया। तो दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस की ओर से भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष को सहित कई ऐसे नेता आए जिन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर जनसंपर्क किया। तो वही निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल वो आए, और उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से मांगरोल में जनसभा की। इसी के चलते हुए कई तरह के रोड शो हुए और कई तरह की सभाएं भी हुई। तो ये चुनाव धीरे धीरे परवान पे चलता चला गया, और अब इसका 11 तारीख को मतदान हो गया। अब आज इसका परिणाम आना शेष है। जो परिणाम आएंगे वो 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा, और 11 बजे तक पूरी तरह से स्थिति साफ नजर होती आएगी। बिल्कुल 11 बजे से जो है तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आएगी। और ये भी माना जाए यहाँ पर ब्रजेश की ये कहीं ना कहीं भजनलाल सरकार का लिटमस टेस्ट के तौर पर हम देख सकते हैं इस चुनाव को। जी बिल्कुल, ये चुनाव हालांकि ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास ब्रजेश, मैं लौटूंगा आपके पास। इन सबके बीच में सहयोगी शाकिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, आपके पास आते हुए जरा जो सवाल हमने किया था ब्रजेश से, क्या इस चुनाव को हम लिटमस टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं भजनलाल सरकार के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो है सरकार के करीब 2 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, और इस दौरान जो है सरकार की जो योजनाएं हैं और जो तमाम चीजें इन 1.5-2 सालों में हुई हैं, उनको लेकर भी जो है बीजेपी जो है चुनाव के मैदान में थी। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है क्योंकि अंता विधानसभा जो सीट है, यहाँ से लोकल प्रत्याशी की मांग जो है यहाँ के लोकल नेता कर रहे थे, तो पार्टी ने जो है उसको तवज्जो दी है और लोकल प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारा था। तो जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनमें एक ही सकारात्मक संदेश इस चुनाव में ये भी गया है कि हार जीत अलग बात है, अभी 1 घंटे बाद में जो है रुझान आने लगेंगे, नतीजे भी 10 बजे तक जो है नतीजे भी साफ होने लगेंगे कि कौन जीत रहा है। लेकिन अंता विधानसभा क्षेत्र को ये कहा जाता था कि अंता में बीजेपी के पास लोकल कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट नहीं होता है, मजबूत कैंडिडेट लोकल को तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इस बार बीजेपी ने जो है वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया है, और जो मोरपाल सुमन है, जो लोकल नेता हैं, उनको जो है प्रत्याशी बनाया है, और उसका असर भी देखने को मिला। कार्यकर्ताओं में जो उसका असर है उसका पॉजिटिव मैसेज भी देखने को मिला। और क्योंकि वसुंधरा राजे का क्षेत्र है तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो है इस पूरे चुनाव की रणनीति तय की, अंतिम वक्त तक भी वो जुटी रही। जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, मंडल स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उन सब के साथ में उन्होंने लगातार बैठकें की, जिम्मेदारियां सौंपी गई। और जब मतदान वाला दिन जो रहा उस दिन भी लगातार बीजेपी की ओर से जो है बूथ मैनेजमेंट की जो बात है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो बूथ पर मजबूत नजर आते हैं, तो वो मजबूती भी नजर आई। तो अब परिणाम आना है, अभी कुछ देर बाद जो है रुझान आने लगेंगे। तो जाहिर तौर पर ये सरकार के लिए लिटमस टेस्ट भी होगा, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री भी जो है इस चुनाव में पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी लगातार यहाँ आ रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर चुनाव के दौरान काफी आए, और जो प्रभारी थे वो भी लगातार यहाँ रहे। तो सरकार के लिए लिटमस टेस्ट भी होगा, लोकल बीजेपी के लिए भी ये एक तरह का मैसेज होगा लोकल बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कि सरकार ने जो है, बीजेपी ने जो है यहाँ से लोकल प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, और वो किस तरह से जो है परिणाम में तब्दील होता है, किस तरह का परिणाम आता है, वो अलग बात है। लेकिन ताकत पूरी तरह से बीजेपी ने झोंकी, अपनी रणनीति जो है उसके तहत बीजेपी इस चुनाव में बीजेपी यहाँ पर लड़ी, रोड शो किए गए, सभाएं की गई, डोर टू डोर कैंपेन किया गया, और बड़े जो नेता थे उन्होंने भी जो है पूरी शिद्दत के साथ में यहाँ पर जो है एकजुटता के साथ बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा।
बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था शाकिर, जब 7 सीटों पर चुनाव हुए थे तो हमने देखा था 5 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी थी। एक कांग्रेस के खाते में गई थी, वहीं एक सीट गई थी बीजेपी के खातों में। तो क्या फिर से वही तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी शाकिर? इस पर भी सभी की निगाहें हैं। जी देखिए, मतदाताओं के मन में क्या है इस बात को लेकर के जो है फिलहाल, क्योंकि ये एक दावा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इसमें जीत दर्ज करेगी या कांग्रेस जीत करेगी या निर्दलीय नरेश मीणा जो है, जिन्होंने माहौल खूब बनाया, वो उनको मतदाताओं ने पसंद किया। लेकिन ये सरकार जो उपचुनाव जो होते हैं वो सरकार के पक्ष में ज्यादा नतीजे उसके आते हुए नजर आते हैं। पिछले जो हम रिकॉर्ड्स देखते हैं, सरकार के साथ मतदाता जाता है, तो बीजेपी जो है उसको कितना कैच करवा पाई मतदान की जो प्रक्रिया रही उस दौरान, और कैंपेन के दौरान जो है किस तरह से बीजेपी का मैसेज गया, क्योंकि एक ही मंच पर भजनलाल राजे नजर आए। ये भी एक बड़ा मैसेज जो है पूरे प्रदेश की बीजेपी के लिए गया कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे थोड़ा सा अलग चल रही है, लेकिन जब चुनाव रहे तो ये तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिली, एकजुटता देखने को मिली, बीजेपी की जो है पूरा संगठन यहाँ पर जुटा रहा, वो चीजें देखने को मिली। मंत्री जो है वो लगातार यहाँ पर कैंपेन में शामिल रहे। और मतदाताओं की जहाँ तक बात है, बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत बेहतर माना जाता है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट बीजेपी का माना जाता है। कार्यकर्ता जो है वो एक जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरता है जिस दिन मतदान होता है, और मतदान वाला दिन ही फाइनल मैच का दिन होता है। माहौल, सभाएं, रोड शो, ये तमाम चीजें जब खत्म हो जाती है, प्रचार जब थम जाता है, उसके बाद जो समय बचता है और जो बूथ मैनेजमेंट होता है, मतदान के दिन मतदाताओं को घरों से निकाल करके लाना और बूथ तक पहुंचाना और अपने पक्ष में मतदान डलवाने की अंतिम वक्त तक अपील करना, ये तमाम चीजें जो है बीजेपी इसमें जो है माहिर मानी जाती है बूथ मैनेजमेंट में। तो अब क्योंकि परिणाम आने में ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ समय बाद जो है ईवीएम जो है वो तमाम चीजें सस्पेंस जो है उससे पर्दा खुल जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव को लड़ा। प्रत्याशी भले ही नया था, लेकिन पूरी बीजेपी यहाँ पर जो है, पुरानी बीजेपी, बड़े नेता, तमाम लोग जो है इसमें जुटे रहे। और पूरी बीजेपी में सिर्फ वसुंधरा राजे ही और हमें नजर आई हैं शाकिर, क्योंकि करीब करीब 40 स्टार प्रचारक उतारे गए थे, लेकिन सिर्फ दिखे हैं मदन राठौड़, वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके अलावा जो तमाम जो नेता उतारे गए थे, इसमें भूपेंद्र यादव की अगर बात कर ली जाए, अर्जुन राम मेघवाल की बात कर ली जाए, राजेंद्र राठौड़ का आपने जिक्र किया, उनकी बात अगर कर ली जाए, और इसके अलावा भागीरथ चौधरी हैं और भी तमाम नेता हैं, वो हमें चुनावी मैदान में नजर नहीं आए। लेकिन बढ़ चढ़कर जो प्रचार किया गया वसुंधरा राजे की ओर से किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। शाकिर ये देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे का यहाँ 12 अंतर क्षेत्र, झालावाड़ 12 जो लोकसभा सीट है, वहाँ से दुष्यंत सिंह जो है चौथी बार सांसद हैं। वसुंधरा राजे 5 बार यहाँ से सांसद रही हैं। इस इलाके से वो सीएम भी बनी है। झालावाड़ क्षेत्र से वो लगातार जीत दर्ज करती है, 2 बार की सीएम है। तो जाहिर तौर पर अंता का उपचुनाव जो है उनकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। लेकिन क्योंकि वसुंधरा राजे यहाँ से पूरी तरह से वाकिफ हैं, उनको इन तमाम चीजों का समीकरण पता है। कास्ट समीकरण की बात कर लें और जो दूसरी चीजें, तमाम चीजें कि मतदाताओं का रुझान किस तरह का रहता है। कई चुनाव उन्होंने यहाँ पर जो है लड़ लिए हैं और लड़ा भी दिए हैं, क्योंकि इससे पहले इस सीट की अगर हम बात करें तो ये 5वां चुनाव यहाँ पर होने जा रहा है। इससे पहले 4 जो चुनाव हुए हैं उसमें 2 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 2 बार कांग्रेस ने। और बड़ी बात यह है कि दोनों जो नेता थे जिनको बीजेपी ने यहाँ से खड़ा किया, वो वसुंधरा राजे लेकर के आई और वो घर में प्रमोद जैन भैया को हरा करके चले गए। कृषि मंत्री जो बने थे प्रभुलाल सैनी, वो बाहर से आए थे और उन्होंने अंतर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और प्रमोद जैन भैया को उन्होंने शिकस्त दी। उसके बाद में जो है अभी पिछला जो चुनाव था उसमें कंवरलाल मीणा जो है वो झालावाड़ क्षेत्र से आए थे, मनोहर थाना से, और वो यहाँ पर आकर के लड़े। तो इन तमाम चीजों में वसुंधरा राजे का मैनेजमेंट होता है। जब वो चुनाव की कमान संभालती है तो फिर वो चुनाव को तरीके से जो है उसका परिणाम को लेकर भी वो गंभीरता रखती है और तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग करती है। तो इस चुनाव की कमान भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली थी। और मोरपाल सुमन जो है कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे थे, शुरुआती तौर पर सबने कहा था कि कमजोर प्रत्याशी हैं, लेकिन जब वसुंधरा राजे ने कमान संभाली और चुनाव मैनेजमेंट संभाला, और जो वही टीम जो सालों से यहाँ पर काम कर रही है, उस टीम को जो है वापस से जो है मैदान में चार्ज करके भेजा, तो फिर उसकी जो है नतीजे अब किस तरह के निकल के आएंगे। लेकिन माहौल बीजेपी का जो है वो देखने को मिल रहा था और उन्होंने जो है कार्यकर्ताओं ने जो है संगठन के जो लोगों ने वो काम भी जो है बखूबी किया है चुनाव के दौरान।
बिल्कुल शाकिर, आप रहिएगा और इन सब के बीच में हम दर्शकों के सामने दरअसल ग्राफिक्स भी अब रखने जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन ग्राफिक्स के ज़रिए आप देखेंगे कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण क्या है, यहाँ कौन कौन से मुद्दे वो यहाँ पर प्रभावी रहे हैं। तो ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम कुछ ग्राफिक्स रखने जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2008 का साल रहा यहाँ जब ये जो सीट है इस पर पहली बार चुनाव लड़ा गया और इस सीट पर पहली बार जब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हुई तो यहाँ पर बाजी मारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने यानी कि प्रमोद जैन भाई ने। इसके अलावा आपको जानकारी दें कि साल 2013 की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने जब अपने प्रत्याशी को उतारा तो बीजेपी के उम्मीदवार ने यहाँ पर बाजी मारी। तो जैसे कि हमारे सहयोगी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस यहाँ पर उम्मीदवार जो है जीतता हुआ नजर आया है। और ये जो ग्राफिक्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कब कब यहाँ पर चुनाव हुए हैं। और वसुंधरा राजे का जिक्र लगातार ज़रूरी इसलिए हो जाता रहा है क्योंकि वसुंधरा राजे यहाँ पर सांसद रही हैं और अब क्योंकि उनका बेटा है दुष्यंत सिंह वो इस सीट से सांसद हैं, तो क्योंकि ये प्रभाव वाली सीट उनकी रही है तो एक साख का विषय कहें या नाक का सवाल कहें, ये सीट जो है वसुंधरा राजे के लिए बनी हुई है। और वसुंधरा राजे को आपने देखा कि ग्राउंड पर लगातार उन्होंने मोरपाल सुमन के लिए यहाँ वोट मांगे और नारा भी दिया गया कि अंता का लाल मोरपाल, ये दिया गया। इसके अलावा बात कर ली जाए स्थानीय मुद्दे इस सीट पर काफ़ी हावी रहे हैं और विकास का अगर मुद्दा हो ये मुद्दा काफ़ी हावी रहा है। महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से इन मुद्दों को उठाया है। और बात अब करेंगे यहाँ पर जिस तरीके से हम आपके सामने ग्राफिक्स यहाँ पर किस तरह का समीकरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है वो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। ये देखेंगे आपकी कितने वोटर्स हैं यहाँ पर मीणा के, कितने सैनी वोटर्स हैं, कितने एससी वोटर्स हैं, कितने राजपूत वोटर्स हैं, ये ग्राफिक्स आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं। तो देखिए मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, गुर्जर वोटर कितने हैं और सैनी वोटर्स की संख्या कितनी है यहाँ पर। इसके अलावा एससी और राजपूत मीणा वोटर्स कितने हैं, ये पूरा ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर माली जो समाज है, जो मीणा समाज है वो काफ़ी प्रभावी माना जा रहा है और क्योंकि इस बार का जो मुकाबला इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नरेश मीणा इस बार है टक्कर देते हुए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर का वक्त है जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो देखिए मीणा बाहुल्य ये सीट है, यहाँ का सियासी समीकरण क्या है। और हमारे सहयोगी ब्रिजेश क्योंकि लगातार बने हुए हैं सबके बीच में डिप्टी एडिटर शशि मोहन भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी लिए। शशि मोहन, कुछ समय का इंतजार और उसके बाद चुनावी तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि अंतर की सीट पर किसने बाजी मारी है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 40 मिनट का वक्त है। पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। शुरुआती आधा घंटा पोस्टल बैलेट खोलने जाने का काम होगा और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं। लेकिन जिला प्रशासन की तैयारियां तो है, इंतजार सबसे ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं को है। पार्टी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों शामिल हैं। नरेश मीणा के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि उनका प्रत्याशी चुनाव में जीत दर्ज करेगा। कांग्रेस बीजेपी भी ऐसी उम्मीद लगाए बैठी है, दावे भी किए गए चुनाव के बीच। लेकिन जीत किसकी होगी ये एक अलग बात है, लेकिन प्रतिष्ठा कई नेताओं की दाव पर है, जिनमें बात करें आप बीजेपी के लिहाज से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और आप ये देखिए जो टीम जिसमें गणेश माहुरकर, मुकेश दादी, जितेंद्र गोठवाल जो लगातार चुनाव मैदान में सक्रिय थे। वसुंधरा राजे के रणनीति थी इस चुनाव में और उसी रणनीति के तहत मोरपाल सुमन को पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया। प्रमोद जैन भाया यहाँ का जाना पहचाना चेहरा है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले सहयोगी शाकिर बता रहे थे कि जब अंता विधानसभा परिसीमन के बाद नई शक्ल में आई तो यहाँ से पहली बार विधायक प्रमोद जैन भाया ही बने। लेकिन उनको हराना चुनौती था पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। ऐसे में 2013 में वसुंधरा राजे ने प्रभुलाल सैनी को टिकट देने की पैरवी की और प्रभुलाल सैनी ट्रम्प कार्ड साबित हुए, प्रमोद जैन भाया को हराया और उसके बाद फिर प्रमोद जैन भाया 2018 में आए। लेकिन एक संयोग देखिए कि सत्ता के साथ चलती हुई दिखाई दी अंता की जनता। 2008 में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रमोद जैन भाया जीत गए, 13 में बीजेपी की सरकार बनी तो प्रभुलाल सैनी जीत गए, 18 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर प्रमोद जैन भाया जीते और फिर 23 में बीजेपी की सरकार बनी तो कंवरलाल मीणा बीजेपी प्रत्याशी के रूप में जीत करके आए। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब की बार भी अंता की जनता
सरकार के साथ जाएगी, सत्ताधारी पार्टी के साथ जाएगी। पार्टी को इस बात की उम्मीदें हैं। मोरपाल सुमन, ये बात सही है कि एक नया चेहरा थे, बहुत ज्यादा उनकी दावेदारी नहीं थी, लेकिन पार्टी में जो टग ऑफ वॉर चला, कंवरलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा के लिए पैरवी की गई, इसके साथ में प्रभुलाल सैनी का अपना दावा था, नंदलाल सुमन थे, यहाँ के पूर्व जिला प्रमुख भी टिकट की दावेदारी में थे, लेकिन मोरपाल सुमन पंचायत समिति प्रधान के रूप में एक ऐसा चेहरा सामने आया जो जनता को जानते भी थे, जनता उनको जानती थी, अपने किराने की दुकान भी चलाते थे, और लेकिन राजनीति में उनकी जाजम कितनी मजबूत होगी ये किसी को पता नहीं था। पार्टी ने, बीजेपी ने 2 रोड शो किए, उससे इनका चुनाव मजबूत हुआ, लेकिन नरेश मीणा भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दिखाने की कोशिश करते रहे लगातार। उनका अलग फोकस था, अलग समीकरण थे उनके। उन्होंने अपने पोस्टर पर, आप देखिए, चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगाई, भगत सिंह की तस्वीर लगाई, कर्नल किरोड़ी बैंसला की, और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे भरत सिंह कुंदनपुर की। लेकिन भरत सिंह कुंदनपुर पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी 2018 में, तो विधायक तो थे लेकिन मंत्री नहीं थे। ऐसे में उनका जो आखिरी समय रहा राजनीतिक कैरियर। आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। कुल मिलाकर ये है कि करीब आधे घंटे का इंतजार और है, और उसके बाद धीरे धीरे काउंटिंग की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि अंततः की जनता ने किससे पसंद किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव को लेकर हर अपडेट लगातार एनडीटीवी आपको पहुँचाता रहेगा।